नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद विनय मलिक में। कल भी हमने आपके साथ एक क्विज शेयर किया था और आज फिर से हम इसी सीक्वेंस में अपना अगला जीके का क्विज लेकर आए हैं। अब जीके क्विज का फायदा क्या होता है कि ये आपके अंदर पढ़ाई के लिए क्यूरियोसिटी जगाने का काम करता है। क्योंकि जब आप किसी क्विज को सोल्व करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती। तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर की जो पढ़ने की चेष्टा है वो जाग जाती है और आपका मन करता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में और जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ को देखना चाहिए ताकि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकें और जिन चीज़ों में आप वीक हैं, उन चीज़ों को आप ओवरकम कर सकें, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं आपका आज का जीके का क्विज़, ठीक है? तो इस क्विज़ में आपका पहला जो प्रश्न है, वो है भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष में किया था? अब आप सब जो हैं वो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो जानते हैं कि स्वच्छ भारत जो अभियान है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। लेकिन जो ग्रामीण स्वच्छता है वो बहुत साल पहले ही शुरू कर दी गई थी। किसके द्वारा? राजीव गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? राजीव गांधी जी के द्वारा। और ये शुरू की गई थी सन 1986 में। कब शुरू की गई थी? सन 1986 में, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, मैराथन रेस में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय की जाती है? मैराथन के बारे में आप सभी जानते हैं कि मैराथन जो है वो एक बहुत लंबी रेस होती है। तो इसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 26 मील होती है। 26 मील 358 गज होती है, 26 मील 385 गज होती है या फिर 26 मील 285 गज होती है? सोचिए और जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका 26 मील 385 गज। यदि किलोमीटर की बात की जाए तो किलोमीटर में इसकी दूरी होती है 42.195 किलोमीटर। कभी कभी ये 42.2 किलोमीटर भी लिखा होता है, ठीक है? तो अगर आपका 42.2 किलोमीटर आता है, 42.195 किलोमीटर आता है या फिर 26 मील 385 गज आता है, तो तीनों ही क्या होते हैं? आपके सही उत्तर होते हैं। एक बात और आपको याद रखनी है कि जो मैराथन रेस होती है वो हमेशा ओपन फील्ड में होती है, मतलब खुले मैदान के अंदर ये होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी कौन सा राज्य करता है? मतलब जो सूरज कुंड शिल्प मेला है ये हमेशा किस जगह लगता है? तो ये आपका किस जगह लगता है? उत्तर प्रदेश में लगता है, उड़ीसा में लगता है, हरियाणा में लगता है या उत्तराखंड में लगता है? सोचिए एक बार और जवाब दीजिए। ठीक है, तो आपका जो ये मेला है ये लगता है आपका हरियाणा के अंदर। किस जगह लगता है ये आपका? हरियाणा के अंदर। इस बार जो आपका सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित किया गया है वो है आपका 37वां। ये फरवरी माह में ही मनाया जाता है और इस 37वें शिल्प मेले की जो शुरुआत की है, मतलब शुभारंभ किया है, वो किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है? जो हमारी फिलहाल की राष्ट्रपति हैं। और इस बार इसमें कौन से देश ने हिस्सा लिया है? तंजानिया। तंजानिया देश ने भी इस शिल्प मेले में हिस्सा लिया है। और जानकारी, ये जो है इस बार गुजराती थीम पर आधारित है। किस थीम पर आधारित है? गुजराती थीम पर आधारित है। मतलब इसमें आपको गुजरात की विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा, ठीक है? कि गुजरात का कल्चर कैसा है, क्या क्या उनकी स्पेशलिटी है, ये सारी चीजें इस बार सूरजकुंड शिल्प मेले में आपको बताई जाएगी, ठीक है? और इसकी जो शुरुआत करता है, मतलब इस मेले का जो आयोजन करता है वो कौन है? हरियाणा टूरिज्म टूरिज्म डिपार्टमेंट, ठीक है? तो इसका जो आयोजन करता होता है वो कौन होता है? हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन कौन करता है? तो हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा इसका आयोजन
किया जाता है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपका अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा लगाया गया खराज कर, कौन सा कर? खराज कर उपज के कितने हिस्से के बराबर होता था? तो इसमें आपका एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि खराज कर किसके द्वारा लगाया गया, तो आप आसानी से बता सकते हैं अलाउद्दीन के द्वारा लगाया गया। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि खराज कर उपज के कितने हिस्से को कैरी करता था। तो इसमें आपके ऑप्शन है लगभग 55% हिस्से के, लगभग 50% हिस्से के, लगभग 30% हिस्से के, या फिर लगभग 70% हिस्से के। अब जो ये आपका खराज कर होता था, ये किससे संबंधित होता था? खेती से ये संबंधित कर होता था, जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। ठीक है, किस पर लगाया जाता था? ये आपके गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, और इसका जो भाग होता था वो लगभग 50% हिस्से के ये बराबर होता था। ठीक है, तो किसके द्वारा लगाया गया? ये आपके अलाउद्दीन के द्वारा लगाया गया। ये एक खेती पर लगने वाला कर है, गैर मुस्लिमों के ऊपर इसे लगाया जाता था, और इसके अंदर खेती का लगभग 50% हिस्सा उसके द्वारा कब्जे में ले लिया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? दारा शिकोह कौन थे? दारा शिकोह जो थे वो औरंगजेब के बड़े भाई थे। कौन थे? इसके बड़े भाई थे। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पिता शाहजहां होंगे, बैरम खान होंगे, या जहांगीर होंगे। ऑब्वियसली कौन होंगे? शाहजहां होंगे। तो जो ये दारा शिकोह है, इनके जो पिता का नाम है वो है शाहजहां, और ये थे कौन? ये औरंगजेब के बड़े भाई थे, जिनकी औरंगजेब ने ही मृत्यु कर दी, क्योंकि जो औरंगजेब थे वो एक कट्टर मुस्लिम थे। क्या थे? एक कट्टर मुस्लिम थे। लेकिन जो दारा शिकोह थे वो एक अपरंपरागत मुस्लिम थे, मतलब इनका जो हृदय था वो ज्यादा कठोर नहीं था। इस वजह से इनकी जो सैन्य रणनीतियां थी वो औरंगजेब के मुकाबले क्या थी? काफी कमजोर थी। इस वजह से औरंगजेब ने इसे आसानी से युद्ध में हरा दिया और मार डाला। ठीक है, तो दारा शिकोह कौन थे? औरंगजेब के बड़े भाई थे और शाहजहां के पुत्र थे। अगला प्रश्न है आपका, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की लोकप्रिय कला है? तो किस कला के बारे में यहाँ पर पूछा गया है? पट्टचित्र, चित्रकला। तो ये चित्रकला की एक शैली है जिसका नाम है पट्टचित्र। तो ये कहाँ की कला है? झारखंड की है, मध्य प्रदेश की है, तेलंगाना की है, या फिर उड़ीसा की है? ये है आपकी ओडिशा की। ठीक है, अब इसका नाम ही जो है वो पट है। पट का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हैं कि पट का मतलब होता है कपड़ा। तो ये कपड़े पर की जाने वाली एक चित्रकला शैली है, जो कहां पर की जाती है? आपकी ओडिशा में की जाती है, जिसमें कपड़े के ऊपर किसकी आकृति बनाई जाती है? हिंदू देवी देवताओं की। किसकी मनाई जाती है? हिंदू देवी देवताओं की मनाई जाती है। विशेषतः इसमें विष्णु या फिर कृष्ण भगवान को ज्यादा महत्व दिया जाता है। किस भगवान को ज्यादा महत्व दिया जाता है? विष्णु या फिर कृष्ण भगवान को इसमें ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो लगभग 5 BC के लगभग इसकी शुरुआत हो चुकी थी। मतलब आपका जो सन है 1 AD, इसकी शुरुआत से भी 500 साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसके लिए जो सबसे फेमस जगह ओडिशा में है वो है आपकी रघुराजपुर। रघुराजपुर एक जगह है ओडिशा में जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। किसके लिए? पट्टचित्र चित्रकला शैली के लिए फेमस है। ठीक है, आइए अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद द्वारा 73वां और 74वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, जिसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि 73वां किससे संबंधित है और 74वां किससे संबंधित है, और ये किस सन में पारित किए गए। तो सोचिए एक बार और बताइए, कौन सा सन है जिसमें ये पारित किए गए? 1990 में, 91 में, 92 में, या फिर 93 में? ठीक है, तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है आपका 1992, कि 73वां और 74वां संशोधन पारित किया गया था 1992 में। अब ये देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। यह है आपका ग्रामीण शासन से। किससे संबंधित है? ग्रामीण
शासन से ये संबंधित है, या फिर आप कह सकते हो कि पंचायतों से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो वो भी कौन सा है आपका 73वां संविधान संशोधन है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे कोई 74वें संशोधन के बारे में पूछे तो ये किससे संबंधित है, ये आपके शहरी शासन से संबंधित है। ठीक है, और इसे आप कह सकते हैं कि नगर पालिकाओं की शुरुआत, नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली, कार्य व्यवस्था से संबंधित जो आपका संशोधन था, वो था आपका 74वां संविधान संशोधन। अब ये दोनों संशोधनों ने क्या किया? इन दोनों संशोधनों ने आपकी जो स्थानीय सरकार होती है, चाहे वो गाँव के लेवल पर हो, चाहे वो शहर के लेवल पर हो, उसे और ज़्यादा मजबूत करने का काम दिया था। मतलब इसके अंदर ये नहीं था कि केंद्र के पास पूरी शक्ति है, इसने राज्यों को भी शक्तियाँ प्रदान की, और राज्य के अंदर जो छोटी-सी इकाइयाँ, चाहे वो गाँव हो, शहर हो, कोई जिला हो, उन सभी को अपनी अलग शक्तियाँ प्रदान करने का इसने कार्य किया था। तो कब पारित हुए ये दोनों संशोधन आपके? ये दोनों संशोधन पारित हुए आपके 1992 में। ठीक है? इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य कौन सा था? मतलब भारत के अंदर हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले कौन से राज्य में इसे शुरू किया गया, आजमाया गया? टेस्ट कौन से राज्य में किया गया? हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पंजाब। पूरे देश में लागू करने से पहले ही 1960 में, वैसे तो पूरे देश में जो हरित क्रांति लागू हुई थी वो 2 बार लागू हुई थी। एक बार हुई थी 1967-68 में, और एक बार लागू हुई थी 1983-84 में। 2 बार भारत में हरित क्रांति को लागू किया गया, लेकिन भारत में, पूरे भारत में लागू करने से पहले एक बार 1960 में इसे टेस्टिंग के लिए अप्लाई किया गया पंजाब राज्य के ऊपर। ठीक है? किस योजना के तहत? उस योजना का नाम था गहन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 के तहत इसे पंजाब के अंदर अप्लाई किया गया था, जिसमें ये देखा गया कि हरित क्रांति को अपनाने से कुछ फायदा होता है या फिर नहीं होता है। अब हरित क्रांति में क्या किया जाता है कि जो नए टाइप के सीड हैं, ठीक है, उन्हें आजमाया जाता है कि जो हाई यील्डिंग सीड है, HY एस हाई यील्डिंग सीड, मतलब जिनसे उत्पादन ज़्यादा होता है। नई-नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जैसे आपकी रूटरी वगैरह, इन सभी का इस्तेमाल किया गया खेतों के अंदर। तो इससे क्या हुआ, उपज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, उपज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, स्पेशली अनाज और चावल की जो उपज थी। इस वजह से इसे फिर बाद में 1967-68 में पूरे देश पर लागू कर दिया गया। ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये क्विज़ अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस क्विज़ का उद्देश्य आपका सिर्फ़ टेस्ट करना नहीं है, बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बाकी की जानकारियाँ हैं, वो भी आपको प्रदान करना है। ठीक है? उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष में नियुक्त किया था? मतलब शाह आलम द्वितीय ने अपनी गद्दी को कब छोड़ा था और बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया था? तो ये किया गया था सन 1765 में। कब किया गया था? सन 1765 में। अब इससे पहले क्या हुआ था कि शाह आलम द्वितीय जो थे वो अंतिम मुगल शासक हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो अंतिम मुगल शासक भी थे आपके शाह आलम द्वितीय। एक बात और इनके बारे में फेमस है कि इनके जो फोटोज होते हैं, जो पिक्चर्स इनकी बनी होती है, उनके अंदर इन्हें अंधा दिखाया जाता है, लेकिन ये रियल में अंधे नहीं थे, बल्कि इनकी जो प्रणाली थी, कार्य प्रणाली थी, वो इतनी वीक थी, जिस वजह से इनकी तुलना एक अंधे राजा के रूप में की जाती है। ठीक है? इन्हें एक बार 12 वर्षों के लिए अपने देश से निकाल भी दिया गया था। मतलब अब इनका देश, मतलब बंगाल प्रांत के ये राजा थे, तो वहां से इन्हें निकाल दिया गया था और 12 वर्षों तक ये इलाहाबाद में छिप कर रहे थे। ठीक है? इन्हें एग्जाइल, मतलब बाहर देश निकाला दे दिया गया था। तो ये 12 वर्षों के लिए कहाँ रहे थे? इलाहाबाद में रहे थे। उसके बाद जब ये वापस आए तो इन्होंने बंगाल प्रांत को किसे सौंप दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया सन 1765 में। ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति जो है वो मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद करके जाइएगा। ऑप्शंस हैं आपके अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72 या फिर अनुच्छेद 83। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर को इसका आंसर जरूर पता होगा। ठीक है, तो एक बार चेक कीजिए और बताइए। ओके, तो इसका आंसर है आपका अनुच्छेद 72। इसके तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मृत्यु दंड को क्षमा भी कर सकता है, उसके समय को घटा सकता है या फिर उसे तुरंत निलंबित मतलब क्षमा करने का मतलब तो है कि उसे बस मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, वो अब जेल में ही रहेगा, लेकिन उसे फांसी नहीं दी जाएगी। दूसरा क्या है कि उसकी सजा को घटा दिया जाएगा, और तीसरा क्या है कि उसको निलंबित ही कर दिया गया, मतलब उसको फ्री कर दिया हमने कि जाओ तुम अब जैसे चाहो अपनी जिंदगी जी सकते हो, अब तुम्हें इस केस से हटा दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका अनुच्छेद 72 जो कहता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मृत्यु दंड को क्षमा भी कर सकता है, उसके समय को घटा सकता है या फिर मृत्यु दंड को निलंबित यानी कि उसकी पूरी की पूरी सजा को ही निलंबित भी कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आपके राज्यपाल को भी क्षमा करने का प्रावधान है, उसका जो अनुच्छेद है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्यपाल जो क्षमा दान करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो आपको ये आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष में शुरू की गई थी? पहली जो हमने नीति पढ़ी थी वो थी आपकी ग्रामीण स्वच्छता नीति, जो कब शुरू की गई थी? 1986 में। अब की बार है आपकी शहरी स्वच्छता नीति, तो किस वर्ष शुरू की गई थी? 2005 में, 7 में, 8 में या फिर 9 में? जल्दी सोचिए और बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वर्ष 2008 में। और किसके द्वारा ये शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई थी वर्ष 2008 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अब आप सब जानते हैं कि जो आपके कोई भी एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें शेल्स में डिवाइड किया जाता है, मतलब जैसे कि ये आपका कोई अणु है, इसके बिल्कुल अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जो एक घेरे के रूप में दर्शा दिए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अलग अलग रूप से दर्शाया जाता है। इसके चारों तरफ बहुत सारी ऐसे गोल गोल लाइंस बना दी जाती है, सर्कल्स बना दिए जाते हैं। इन सर्कल को क्या कहते हैं? हम शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। अब जो सबसे पास वाली शेल होती है उसे के, उससे अगली को एल और बाहर वाली को एम और उससे बाहर वाली को हम एन शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एन शेल। चार मुख्यतः शेल होती है आपकी, के, एल, एम और एन। इसमें इसने पूछा है कि एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है 2, 8, 18 या फिर 32। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका 18, कि एम जो शेल है उसमें आपके अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित हो सकते हैं। एक बार इसे अच्छे से समझते हैं। जो आपकी सबसे छोटी अंदर वाली शेल होती है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नाभिक जिसे आप कहते हैं, इसके अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। इस नाभिक के चारों ओर ऐसे गोल शेल बनी होती हैं। मेनली आपकी 4 शेल होती हैं। सबसे अंदर वाली के, उसके बाद आपकी होती है एल, फिर एम और फिर एन। जो के शेल है उसमें आपके अधिकतम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एल शेल में आपके अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, कम तो कितने भी हो सकते हैं, जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है।
एल शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? आपके अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल के अंदर हो सकते हैं। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हम इसके अंदर नहीं रख सकते। अगला है आपका एम शेल। एम शेल माने एम कक्षा। एम कक्षा में आपके अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो इसमें हो सकते हैं आपके अधिकतम 18। 18 से कम हम इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एम शेल के अंदर नहीं डाला जाएगा। एन शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको अभिविन्यास अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? आपकी दो नदियां होती है, एक है पेन गंगा और एक है वेन गंगा। ये दोनों एक ही नदी की सहायक नदी है, तो वो नदी कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, यमुना या फिर गोदावरी? जल्दी से बताइए कि पेन गंगा और वेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये जो है, ये है आपकी गोदावरी की सहायक नदियां। किसकी सहायक नदियां हैं ये? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। जो पेन गंगा है ये मुख्यतः कहाँ की नदी है? ये है आपकी महाराष्ट्र की नदी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पेन गंगा किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। और पेन गंगा की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है? 495 किलोमीटर है। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम किसके समस्थानिक है? समस्थानिक शब्द यहां पर आया है। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? कि जिसका अणु क्रमांक, मतलब परमाणु क्रमांक जिनका सेम होता है उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो ऐसे इनमें से कौन है जिसके समस्थानिक ड्यूटीरियम और ट्रीटियम है? ऑप्शन है आपके नाइट्रोजन, यूरेनियम, हाइड्रोजन और रेडॉन। तो कौन है इसके समस्थानिक? ये हैं आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक। आइए इस चीज को एक बार समझते हैं। देखिए, ये H4 हाइड्रोजन, D4 ड्यूटीरियम और T4 ट्रीटियम। अब आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के जो नीचे लिखा जाता है वो होता है परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर लिखा जाता है वो होता है आपका परमाणु भार। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है। ड्यूटीरियम का परमाणु क्रमांक तो एक होता है, लेकिन इसका परमाणु भार 2 हो जाता है। ट्रीटियम जो है इसका परमाणु क्रमांक भी एक होता है, लेकिन इसका अणुभार कितना है? आपका 3 है। तो अणुभार अगर अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। लेकिन अगर कभी कभी क्या हो जाता है, आपके भार सेम हो जाते हैं तो उसे क्या कह देते हैं? हम समभारिक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? समभारिक उसे कह देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन हो गए? ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दहेज हत्या के लिए दंड से संबंधित है? यहाँ पर मेन है आपका दहेज हत्या, कि अगर दहेज के लिए हत्या की जा रही है, चाहे वो पति के द्वारा की जा रही हो, परिवार के द्वारा की जा रही हो, या फिर कोई अननेचुरल डेथ हो, अप्राकृतिक तरीके से अगर बहू की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए जो दंड दिया जाता है वो किस धारा के तहत दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आपकी धारा 304 ए के तहत, बी के तहत, 303 ए के तहत या फिर 305 के तहत। जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर है आपका धारा 304 बी के तहत। धारा 304 बी क्या कहती है? कि यदि पति के द्वारा या परिवार के द्वारा या फिर किसी भी अप्राकृतिक तरीके से पत्नी की हत्या हो रही है या फिर मृत्यु हो रही है, तो उसे कौन सी धारा के तहत दंड दिया जाएगा? 304 बी के तहत उसे दंड दिया जाएगा। इसी से संबंधित एक और आपकी धारा है 498 ए, जो कि दहेज से संबंधित क्राइम्स के से संबंधित है। ठीक है, इसके तहत 3 साल की कैद की सजा भी दी जाती है, धारा 398 ए के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन है आपके रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर, या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जल्दी बताइए। इसका आपका सही उत्तर है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर। जो आपके जेट प्लेन्स उड़ते हैं, जेट आपने देखा होगा आसमान में, जब 26 जनवरी वगैरह होती है तो जेट प्लेन्स को ऐसे उड़ाया जाता है, नए नए तरीके के डिजाइन बनाए जाते हैं।
तो वे जो आसमान में उड़ते हैं, जब वो उड़ान भरते हैं तो उस समय पर वो जो बल लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो किस नियम के तहत लगाते हैं? वो लगाते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर। और जो संवेग संरक्षण है, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? न्यूटन ने ही की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023 के लिए माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा प्रतिष्ठित जीवन रक्षक पदक, कौन सा पदक? जीवन रक्षक पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है आपका शशिकांत कुमार को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? इस क्विज में हमने केवल नॉर्मल जीके को शामिल नहीं किया है, बल्कि हमने जीके के साथ जीएस को भी शामिल किया है और करंट के क्वेश्चंस को भी शामिल किया है, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो टाइम टू टाइम अपडेट भी होती रहे। ठीक है। तो इसके क्वेश्चन के आपके ऑप्शन है मलेशिया, थाईलैंड, जापान या फिर चीन। किस देश को हराकर एशिया टीम चैंपियनशिप खिताब जीता? तो इसका आपका सही आंसर है थाईलैंड की। थाईलैंड की टीम को हराकर भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने क्या जीता? बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीता। कौन सी चैंपियनशिप? एशिया चैंपियनशिप। इसी सीक्वेंस में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा पुरस्कार 2024 में किसे बाफ्टा फेलोशिप से किसे नवाजित किया गया है? मतलब बाफ्टा फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके समांथा मार्टिन, मिया मेककेन ब्रूस, फीबी डाइनेवर या फिर जून गिवन्नी। तो सही आंसर है आपका मिया मेककेना ब्रूस। जो ये आपका बाफ्टा पुरस्कार है, BAFTA, ये है ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स। क्या है? ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स। ठीक है। ये दिया जाता है टीवी या फिर फिल्म में जो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ब्रिटेन के अंदर ये दिया जाता है। ठीक है। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के अंदर दिया जाता है, और इसकी जो तुलना की जाती है वो अमेरिका के ऑस्कर से की जाती है। मतलब जितना महत्व अमेरिका में ऑस्कर का है, उतना ही महत्व इंग्लैंड में बाफ्टा का है। ठीक है। तो बाफ्टा अवार्ड से किसे बाफ्टा फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? अब की बार मिया मेककेना ब्रूस को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2024 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अध्यक्ष अलग होता है और आपका न्यायाधीश अलग होता है, ये अंतर आपको याद रखना है। तो आईसीजे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस है आपके न्यायाधीश सेलमन अक्सुंगर, न्यायाधीश जूलिया सेबुटिंडे, न्यायाधीश नवाब सलाम या फिर न्यायाधीश कासिम सुलेमानी। जल्दी सोचिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका नवाब सलीम, न्यायाधीश नवाब सलीम। ये क्या बने हैं? आईसीजे के नए अध्यक्ष बने हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? आईसीजे यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका? हेग में। और इसके जो न्यायाधीश अब की बार बने हैं, मुख्य न्यायाधीश जिसे आप कह सकते हैं, वो बने हैं भारत के ही दलवीर भंडारी। कौन बने हैं? भारत के दलवीर भंडारी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के किस न्यायाधीश को आईसीजे के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो है आपके दलवीर भंडारी जी। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि आप सब जानते होंगे कि आईसीजे के जो पहले भारतीय न्यायाधीश थे वो कौन थे? पहले भारतीय न्यायाधीश, इसका जवाब आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है। इससे आपकी नॉलेज भी चेक होती रहेगी। ठीक है। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि आपकी नॉलेज फिलहाल किस लेवल पे है। आपको डेली अपनी नॉलेज को टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज को टेस्ट करने से ही हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमी है और क्या खूबी है। ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस क्विज में मेरे साथ बने रहे। उम्मीद है कि नेक्स्ट क्विज को भी आप अच्छे से देखेंगे। धन्यवाद।